किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि प्रसार में सोशल मीडिया के महत्व और उसकी भूमिका पर, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे टमाटर की देखभाल पर, और करवाऊंगे भैया का मनोरंजन भी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें एक जानकारी के साथ, आंवला प्रसंस्करण तकनीक, और इस विषय में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर उमा प्रजापति। आप महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में कार्यरत हैं। तो सुना भाइयों ये एक जानकारी। नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। मैं डॉक्टर उमा प्रजापति, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। तो आज का जो विषय है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है आंवला की नई प्रसंस्करण तकनीकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आंवला को भारतीय गूसबेरी भी कहा जाता है। औषधीय गुणों का यह भंडार होता है। विटामिन सी का यह सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत भी है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है, और आंवला भी किसानों के लिए एक उभरती हुई नकदी फसल बनकर सामने आया है। लेकिन सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण ही वास्तविक मूल्य संवर्धन देता है। हरियाणा में आंवला की खेती मुख्यतः दक्षिण जिलों जैसे कि महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी तथा कुछ हिस्सों में जैसे कि फतेहाबाद, हिसार, करनाल में भी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 900 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला का उत्पादन होता है। औसतन उत्पाद लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर रहता है, जो कि प्रसंस्करण आधारित मांग के कारण किसानों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रहा है। आंवला प्रसंस्करण से कच्चे फल की तुलना में 3 से 4 गुना अतिरिक्त कीमत प्राप्त होती है। यानी किसान यदि सिर्फ कच्चा आंवला बेचे तो उसको 15 से 20 प्रति किलोग्राम के हिसाब से आयत मिलती है, जबकि यदि वो प्रसंस्करण करे तो लगभग प्रसंस्कृत उत्पाद की कीमत 150 से 600 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। यह निर्भर करता है कि वह क्या उत्पाद बनाते हैं। आंवला के प्रसंस्करण की पारंपरिक कुछ तकनीकें हैं। 2 तरीके की तकनीक होती है। एक तो परंपरागत रूप से आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, दूसरा कुछ न्यूनतम नई प्रसंस्करण तकनीकें हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंपरागत जो रूप से आंवला के कुछ उत्पाद हैं जैसे कि मुरब्बा, अचार, कैंडी, च्यवनप्राश, पाउडर, रस और शरबत, इनको आप चीनी के माध्यम से लंबे समय के लिए प्रसंस्कृत कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कुछ नई प्रसंस्करण तकनीकें हैं जैसे कि आंवला से बायोएक्टिव घटकों का कोल्ड एक्सट्रैक्शन, जो कि न्यूनतम तकनीक है एक तरीके से, जिसमें कोल्ड एक्सट्रैक्शन के जरिए विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे आपका जो आंवला है आपका नए तरीके से विटामिन सी आप उससे ले सकते हैं। पॉलीफिनोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब भी इनसे निकाला जा सकता है। इस तकनीक में लगभग नियंत्रित तापमान रखना होता है जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम परंपरागत की बात करें तो परंपरागत में 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान जाता है, जो कि न्यूट्रिशन के लिए ठीक नहीं होता है।
इसलिए ये जो कोल्ड बायोएक्टिव एक्सट्रैक्शन है ये बेस्ट मेथड माना जाता है। इससे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और परिणाम स्वरूप जो वैल्यू एडेड जो आपके हर्बल एक्सट्रैक्ट तैयार होते हैं वो ज्यादा उपयोगी होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां या आयुर्वेद उद्योग में भी ये काफी अच्छे होते हैं। आजकल तो आंवला को सुखाने के लिए 3 प्रमुख तकनीकों को हम ज्यादातर प्रचलित किया गया है, जैसे कि सोलर ड्रायर है जिसमें सौर ऊर्जा का यूज किया जाता है। ऊर्जा इससे क्या होता है कि आपके ऊर्जा की भी बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये उपयुक्त होता है। और शेल्फ लाइफ जो होती है, जो भी ड्राई प्रोडक्ट होता है सूखा हुआ पाउडर, उसकी शेल्फ लाइफ लगभग 6 से 12 महीने रहती है। दूसरा तरीका है हॉट एयर ओवन का, यानी कि आप इसको एक ओवन में समान रूप से सुखा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई सतह आपकी गीली हो कोई सूखी हो, सब समान तरीके से सूखेंगे और इसमें कलर का लॉस भी कम से कम होगा। इससे आप कैंडी, सूखे हुए जो टुकड़े हैं आंवले के, पाउडर, ये सब भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फल आपको मिलेगा। आप फल के रंग और पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और इसका जो बाजारी मूल्य है वो भी लगभग 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे आंवला के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कि रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक। रेडी टू ईट में आप कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला की बार्स हैं, जैसे आम पापड़ बनता है वैसे आंवला पापड़ भी बनाया जा सकता है। आंवला का हनी बना सकते हैं और आपके आंवला के बहुत सारे पेय पदार्थ बना सकते हैं। स्क्वैश बना सकते हैं, RTS बना सकते हैं, हर्बल ड्रिंक बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक उत्पाद भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आंवला हर्बल ड्रिंक है, आंवला एलोवेरा जूस, जिंजर शॉट्स, इस तरीके के बहुत सारे उत्पाद अवेलेबल है मार्केट में। आप जानते ही हैं कि त्रिफला में भी आंवला का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग आयुर्वेद जितनी भी दवाइयां हैं उनमें जो आंवला है वो बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। आंवला के कैप्सूल, टैबलेट्स, गिलोय के साथ इसको मिला करके स्वास्थ्यवर्धक मिश्रण बनाया जा सकता है। इससे तेल भी निकाला जा सकता है, इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाया जा सकता है। इस तरीके के विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बात आती है कि अगर हमें आंवला को प्रसंस्कृत करना है लंबे समय के लिए तो कैसे करें। तो जो किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा आंवला होता है तो वो अपनी मिनी पल्पिंग यूनिट सेट कर सकते हैं, छोटा मिनी पल्पिंग प्लांट सेट कर सकते हैं, लगभग 50 से 100 किलोग्राम प्रति घंटे की जिसकी क्षमता हो। 1.5 से 2 लाख का ये आयत का बन जाएगा। इससे आप आंवला प्यूरी बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, रस, आइसक्रीम, इस तरीके के बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। इसके बाद तो एक और तकनीक आती है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। इसमें क्या करते हैं, आप आंवला के टुकड़ों को चीनी में रखते हैं, चीनी में कुछ टाइम तक डिबो के रखते हैं और उसके बाद उसको डिहाइड्रेट करते हैं। इससे जो आपकी जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है, जो आंवला की कैंडी तैयार होगी, ये आंवला का जो भी सेगमेंट तैयार होगा, उसकी शेल्फ लाइफ लगभग कम से कम 1 साल रहती है। दूसरी ओर यदि आपको आंवला के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप उसको एडिबल कोटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा या गम अरेबिक या पैक्टिन के साथ इसका मिश्रण करके आप दूसरे फलों और सब्जियों की भी जो शेल्फ लाइफ है, जो इनका जीवन है, वो आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप हरियाणा में बात करें तो आंवला की बहुत सारी नई प्रसंस्करण तकनीकें हैं जो कि हरियाणा के किसान, महिलाएं और युवाएं जो हैं वो इसको अपना करके रोजगार के बड़े से बड़े अवसर ले सकते हैं और ले भी रहे हैं बल्कि। तो मैं 3 तरीके की बात करूंगी आपसे, जैसे कि छोटे स्तर के यूनिट भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि कैंडी यूनिट है, सिर्फ पाउडर की भी यूनिट बना सकते हैं, जूस या शरबत की यूनिट बना सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक की यूनिट बना सकते हैं। आजकल तो डिटॉक्स ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो ये जो है इसकी लागत लगभग, इस यूनिट को अगर आप छोटे स्तर पर सेट करना चाहें तो 50,000 से 1.5 लाख तक आप आराम से इसको कर सकते हैं सेट। और आप अपने हिसाब से जो भी आपकी लागत आती है उस हिसाब से आप 150 से लेकर के 500 तक
प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप अपना प्राइस भी सेट कर सकते हैं। आपको इसमें लगभग 20 से 40% जो है लाभ भी हो सकता है। दूसरा है मध्यम स्तर के प्लांट। अब मध्यम में आप आंवला का पल्प निकाल सकते हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह का पल्प तो बहुत कॉमन है, ऑलरेडी मार्केट में मिलता है टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पल्प के नाम से। तो उस तरीके से आप आंवला की भी पल्पिंग कर सकते हैं, इसकी फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं और इसके विभिन्न तरीके के पेय पदार्थ भी बना सकते हैं, जिसके लिए लगभग जो हमारी सरकार है वो 35% तक आपको सब्सिडी भी प्रदान करती है। तीसरा जो मैं बता रही थी वो है महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह जो होता है महिलाओं का, वो भी इस चीज को बड़े अवसर के रूप में ले सकता है। जैसे कि वो आंवला कैंडी, मुरब्बा, पाउडर और हेयर ऑयल जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट को बना करके बाजार में बेच सकते हैं। इस चीज में बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं उसको सबसे पहले अच्छे से पैकेजिंग, लेबलिंग और FSSAI से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग जरूर कराएं। इससे जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में भी बेस्ट बनता है और आपको बेचने में भी आसानी होती है। तो आंवला के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आंवला सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य पैकेज है, जिसको आप नई प्रसंस्करण तकनीकों से केवल किसान की आय बढ़ा ही नहीं सकते, बल्कि जो भी ग्रामीण युवा हैं और महिलाएं हैं उनको भी एक स्थायी स्वरोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। हरियाणा जैसे राज्य में जो कि कृषि प्रधान है और उद्यमिता आजकल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आंवला प्रसंस्करण निश्चित तौर पर एक बहुत ही उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकता है। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे किसान भाइयों ने ली जानकारी आंवला प्रसंस्करण तकनीक अपना कर किस तरह जो है किसान भाई अपनी आमदनी ने कई गुना तक बढ़ा सका है, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर उमा प्रजापति। और भाइयों, इबले में जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की। तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बागवानी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन, और जानकारी लेंगे भाइयों कीटनाशकों के छिड़काव में सावधानी पे। और बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम जो तापमान रहा वो रहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, जो रात का समय का जो तापमान है वो बहुत कम हो गया है, तो थोड़ा सा जो सुबह और शाम के समय जो है सावधानी ज़्यादा बरतें। एक चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत टमाटर की देखभाल पे। किसान भाइयों, जो सब्जियों में टमाटर एक मुख्य फसल है, और ये मुख्य फसल होने के साथ साथ इसमें रोगों की जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कुछ तरीके अपना कर जो है इन बीमारियों पर हमने लगाम लगानी है, और इन बीमारियों के लक्षण हैं, उनके रोकने के उपाय हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखनी है। तो जो मुख्य टमाटर की जो बीमारी है वो है आर्द्र गलन रोग। यो पौधशाला या जो नर्सरी है उसकी गंभीर बीमारी है, और इस रोग के प्रकोप से पौधे अंकुरण से पहले ही और बाद में भी दोनों अवस्था में मरा है। और यह रोग भाइयों नर्सरी में गोलाकार आकृति में दिखाई दिया है, और धीरे धीरे सारी नर्सरी में ये फैलता जाओ है और पौधे जमीन पर गिरना शुरू हो जाए। और आर्द्र गलन रोग की रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं बीज उपचार जरूर करें, और बीज न भाइयों 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थायरम दवाई के प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से इसने उपचारित करें। और उगने के बाद भाइयों पौधों को गिरने से बचाने खातर 0.2% कैप्टान का छिड़काव नर्सरी में जरूर करें। और इसके अलावा भाइयों टमाटर में जो एक और मुख्य समस्या देखी जाओ है वो है अगेती झुलसा रोग, जिसने ब्लाइट के नाम से भी जाना है। और इस रोग के कारण भाइयों पत्तों और फलों पर गोल और तिकोने आकार के गहरे भूरे रंग या काले रंग के धब्बे पड़ जाए हैं, और धीरे धीरे ये जो धब्बे हैं वो अंडाकार या फिर बेलनाकार बनने शुरू हो जाए, और इसमें पौधा सूख जाए, और फलों पर जो ये धब्बे हैं वो टहनी की तरफ फिर बढ़ना शुरू करता है। तो अगेती जो झुलसा रोग है उसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो बीज उपचार के बाद जो है सिंचाई जरूर करें, और नर्सरी में पर्याप्त गोबर की गली सड़ी खाद का भी प्रयोग करें। और ज़्यादा सिंचाई भी कई बार देखी जाओ है बीमारी का कारण बन जाए, इसलिए सिंचाई कम मात्रा में करें। और रोग की जो शुरुआती लक्षण हैं वो जब वो दिखाई दें तो जीराम या जिनेब या मैनकोजेब या जिसे हम एंडोफिल M45
ताकत की जो दवाई है उसने 400 ग्राम मात्रा में 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें और इसके बाद भाइयों 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोबारा भी दोहरा सकते। इसके अलावा भाइयों जो टमाटर की फसल है उसमें पत्ती मरोड़ या मोजेक रोग जो है ये भी रोग जो है पौधे की बढ़वार ने रोका है और पत्ती मोटी भद्दी और मुड़ी हुई दिखाई दे हैं, तने पर हल्के काले रंग की धारी बन जाए हैं और फलों का आकार छोटा हो जाए है और साथ ही भाइयों पौधा मरा वसा और हल्के हरे रंग का दिखाई देना शुरू हो जाए। तो पत्ती मरोड़ या जो मोजेक रोग है इसकी रोकथाम खातर जो है किसान भाई रस चूसने वाले जो कीट है उसके कारण तो ये रोग फैल रहा है, इसलिए भाइयों पौधशाला में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 0.2% मैलाथियान नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करें और खेत में भाइयों रोगी पौधे दिखाई देवें तो उन्हें उखाड़ कर जमीन में गहरा दबा दें। इसके अलावा जड़ गांठ रोग, ये भी रोग जो है सूत्रकृमि यानी कि नीमाटोड के कारण फैल रहे हैं और जो ग्रसित पौधे हैं वो पीले पड़ जाए और उनकी बढ़वार रुक जाए। साथ ही साथ भाइयों इसके कारण जो पौधे हैं वो जमीन से पोषक तत्व भी नहीं ले पाते और इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है नर्सरी में कार्बोफ्यूरान दवा का 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलावें और मई और जून में भाइयों खेतों की गहरी जुताई जो है जरूर करें और सूत्रकृमि ग्रसित जो खेत है उसमें टमाटर की हिसार ललित किस्म जो है वो लगावें। तो ये तो हमने ली बात जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत टमाटर की देखभाल पे और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन सुने रागनी। बोलिए सूते न जगा दूते कदे उठ के लड़ाई कर दे हर मेहनत तलवार काट के जान की सफाई सूते न छल छबिला इसका मेरे तजबर वसीला इसका मेरे तजबर वसीला और चाचा ताऊ कटम कबीला नुबलियान के सगाई कर दे राम जी से छोरे न मेरे बाप का जमाई मन की मैं सोची शरत करूंगी मन की मैं सोची शरत करूंगी और पूर्णवासी का व्रत करूंगी पूर्णवासी का व्रत करूंगी इस छल की लगाई कर दे हे राम जी बता इस छोरे का है कौन सा शख्स बुराई सोचरी मैं मछली की ढाल लोचरी मैं मछली की ढाल लोचरी ये मेरी अर्जी से राम गोचरी बाबे माता लखाई कर दे सत्यनारायण तेरी कथा बाच दू इन मेरी ननंद का भाई कर दे
भजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने दोनों वक्ता सुबह शाम ने देवी माई कर दे न मंगे राम पान जियाड़ा मरती की दवाई कर दे ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों इब करें चर्चा कृषि प्रसार में सोशल मीडिया का महत्व और इसकी भूमिका पे। किसान भाइयों, आधुनिक और जो प्रासंगिक जानकारी देना आज के समय में एक विचार का विषय है। और ऐसे समय में भाइयों सबसे ज़्यादा सूचना के प्रसार का माध्यम सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करना है। और परंपरागत रूप से जो हमारे संचार के साधनों में टेलीविज़न है, रेडियो है और समाचार पत्र हैं, इनका वर्चस्व तो हमेशा रहा है। लेकिन साथ में आज के समय में जो है कंप्यूटर की जो साक्षरता है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो हमारी जो सोशल मीडिया साइट है उनके माध्यम से भी जो है किसान भाई अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनके विचारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जीवन में अपना सके हैं। और आज के समय भाइयों लोगों द्वारा जो है सोशल मीडिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग समाचार, शिक्षा और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हासिल करने में किया जान लग रहा है। और सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है भाइयों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अपने विचारों ने, अपने अनुभवों ने और जो नई नई तकनीक है उनने भी साझा करें हैं। और हम ऐसे दौर तक गुजर रहे हैं जहां सरकार डिजिटल इंडिया अभियान पर भी बड़ा जोर दे रही है और सुदूर गांव के इलाके में भी जो है ग्राम पंचायत और जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उनको भी जोड़ने का काम किया जाने लग रहा है। और इस अभियान का मकसद भारत के हर कोने में हर व्यक्ति तक एक दूर दराज जो गाँव के इलाके में रहने वाला किसान भाई है उसको सारी दुनिया के साथ जोड़ना है। और कृषि के क्षेत्र में भाइयों सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज का किसान जागरूक है और वह अपने खेती बाड़ी के सारे काम धंधा को अधिक लाभकारी बनाने खातर एक स्मार्टफोन के माध्यम से आधुनिक तकनीक और सारी जो जानकारी है उन जुटाने का काम भी कर रहा है। और खेती के क्षेत्र में भाइयों बढ़ोतरी खातर हर मुमकिन जो है किसान भाई कोशिश भी कर रहा है और अपने क्षेत्र से संबंधित जितनी भी आधुनिक जानकारी है किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सके है। और इसके लिए जो किसान भाई हैं वो अलग अलग तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रगतिशील किसान सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और ब्लॉग जैसे और मंचों का उपयोग करके अपने अनुभव, अपने सफल व्यवसाय की कहानी और अपने उत्पादों की जानकारी के बारे में पोस्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं उनके व्यवसाय के बारे में जान सकें। और वर्तमान युग में तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो हैं किसान तकनीकी ज्ञान का भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग भी कर रहे हैं। और ऐसे में भाइयों जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं और जो खेती बाड़ी से संबंधित मुद्दों के जो संदेश हैं उनको व्यक्त करने के लिए जितना भी संभव हो उतना ही ज़्यादा डिजिटल तकनीक का प्रयोग हमने करना भी चाहिए, क्योंकि डिजिटल तकनीक में इतनी क्षमता है कि इनका प्रयोग करके किसान भाई जो है कृषि वैज्ञानिक, कृषि विस्तार कार्यकर्ता और किसान आपस में एक मजबूत कड़ी की तरह जुड़कर एक दूसरे के अनुभव ने साझा करने के लिए नई कृषि विस्तार प्रणाली भी बना सके हैं। बात करें भाइयों जिस तरह फेसबुक है तो फेसबुक पर हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़े हैं
और इस पर लोग अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने विचार एक दूसरे लोगों के साथ साझा कर रहे हैं और किसान भाई भी जो है अपनी समस्याओं को इस मंच पर रख सके हैं और बाकी जो किसान साथियों से, वैज्ञानिकों से सलाह भी ले सके हैं। जिस तरह उदाहरण के तौर पर भाइयों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने फेसबुक के माध्यम से किसानों, पशु चिकित्सा और वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया है जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं और प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और अन्य किसान अपने अपने काम से संबंधित पोस्ट, संदेश और वीडियो इसमें पोस्ट कर रहे हैं। इसी तरह भाइयों, जो YouTube है वो भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसकी सहायता से जो किसान भाई हैं वो अपने कामों को, अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपने पशुओं के बारे में, अपनी बागवानी के बारे में और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी वीडियो बना कर उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इन वीडियो ने देखे हैं और वीडियो के बारे में जो है अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं और साथ ही भाइयों उन वीडियो को साझा भी कर रहे हैं। और इसी की तरह भाइयों, जो हम उदाहरण ले रहे थे कि जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है उसका अपना YouTube चैनल भी है जिस पर 1 लाख से ज़्यादा सदस्य किसान हैं और पशुपालक भाई हैं और इसमें जो है पशुओं से संबंधित बहुत तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे भैंस का गर्मी के लक्षण की पहचान है, भैंस पालन में जो मुख्य बातें हैं और भैंस पालने में जो फूल दिखाने की समस्या है, इस तरह की सभी तरह की समस्याओं के समाधान वीडियो के माध्यम से उस पर दिए गए हैं ताकि जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन जानकारियों तक अपना फ़ायदा उठा सकें और जो उनके दुधारू पशु हैं वो अच्छी तरह से फल फूल सकें। और साथ ही भाई YouTube पे किसान भाई अगर कृषि और पशुपालन से संबंधित कोई भी वीडियो देख रहा है तो YouTube एक ऐसा विकल्प बन गया है जिसके माध्यम से किसान भाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पा रहे हैं और उपभोक्ता भी उसमें देख रहे हैं। अगर किसान भाई अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो वो भी आसानी से YouTube के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वो बेच सकेगा। तो ये तो भाइयों जानकारी ली कि कृषि प्रसार में सोशल मीडिया के महत्व और उसकी भूमिका पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।